हमारे बीच मौजूद एटक के प्रदेश अध्यक्ष साथी एमएल यादव साहब, यूनियन के महासचिव साथी धर्मवीर चौधरी, एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष साथी आनंद चौधरी जी, सभी पदाधिकारियों और तपती धूप में न केवल जयपुर की शाखाओं से वरन जयपुर के आसपास की सभी शाखाओं से भारी संख्या में जो हमारा आकलन था उस आकलन से दोगुनी संख्या में यह आकर के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्रांतिकारी अभिनंदन आपका। साथियों, यादव साहब ने बहुत सारी बातें बता दी। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो कतरा एक खून निकला। गहलोत साहब और इनकी पार्टी के लोग चुनाव से पहले हमारी सभाओं में आकर के, जनसभाओं के अंदर हमने नहीं कहा ये बोलो, आप में से किसी ने कहा था कि ये बोलो, इन्होंने खुद बोला, रोडवेज के कर्मचारियों की पैरवी की, वसुंधरा सरकार की आलोचना की, गालियां दी। और अब सत्ता के आने के बाद, सत्ता के आने से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया, उस जन घोषणा पत्र उसका नाम दिया। जन घोषणा पत्र में प्रश्न संख्या 18 पे हमारी मांग रखी, जो आज भी है किसी पे भी लिख के उन्होंने क्या लिखा ये हमने लगाया। और आज जब 5वें साल में प्रवेश कर रही है सरकार, तो उनका परिणाम देखते तो एक बिग जीरो परिणाम हमको नजर आता है। उनमें से एक भी घोषणा को मुख्यमंत्री ने लागू नहीं करी। तकलीफ इस बात की है रोडवेज के मजदूर को कि रोडवेज के मजदूर पे 3 बार भाजपा ने हमला किया, लगातार सीने पे घाव दे रहे होंगे, और पिछली वसुंधरा सरकार ने लगातार 5 साल तक वो हमले करते रही और रोडवेज का मजदूर उसके खिलाफ लड़ता रहा, और आखिर में उससे बिस्तर गोल करके ही दम लिया रोडवेज के मजदूर। तो ये बात तो गहलोत साहब नहीं जानते थे क्या? गहलोत साहब क्या समझते कि रोडवेज का मजदूर उनका बंधुआ मजदूर है क्योंकि उसने बीजेपी को हराया? तो क्या हम गहलोत साहब आपके बंधुआ मजदूर हो गए क्या? आपको वोट देने की गारंटी है क्या हमारी? हम आपको भी हरा सकते हैं, ये सुन लीजिए। आज इस मंच से कह रहे हैं हम, ये दगा किसी का सगा नहीं है। झूठी मानो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किया है उन लोगों का घर देखो पहले, यूनुस खान और वसुंधरा को देखते हैं। यहाँ रोडवेज में अब भी, हाँ ये सही है, बहुत बड़ा भुगतान हुआ, जमीन हमारी गिरवी रखे हुआ, कर्जा रोडवेज पर दिला के हुआ, पर फिर भी क्यों बड़े मियाँ सब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो सरकार तो सरकार, गहलोत साहब तो जैसा देखे बरी हो गए। हमारा अपना मैनेजमेंट, चाहे पहले वाली एफए महोदया हो, चाहे वर्तमान एफए साहब हो, मजदूर का पैसा, खासकर वरिष्ठ नागरिकों का पैसा देने की इनकी कभी नियत रहती नहीं। पूरा भुगतान नहीं किया, पेमेंट रोक लिया 5 महीने का। हमने कहा ये क्यों रोका? जब सरकार ने 300 करोड़ का लोन लेना, आपको बताना चाहता हूँ, लोन नहीं लिया। 300 करोड़ का लोन लेने की परमिशन दी थी, रोडवेज ने लोन नहीं दिया। उससे पहले रोडवेज ने 500 करोड़ की कार्यशील पूंजी का लोन लिया था, उसी में से हमको भी निपटा दिया और कुछ तनख्वाह पेंशन वगैरह दे दी, तो पूरा पेमेंट नहीं किया। फिर हमने बात की तो हर महीने तनख्वाह के साथ 1 महीने का रिटायरमेंट का पेमेंट देने की, ये सिर्फ मोर्चा की मांग थी, आपने देखा होगा। देने लगे, तनख्वाह मिलती थी, पेंशन मिलती थी और 1 महीने के सेवानिवृत्ति परिलाभ भी मिलते थे। ये भेद की बात बताऊं, ये क्यों नहीं देना चाहते? आज सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान मात्र 5 करोड़ रुपए महीने का, ज्यादा नहीं है। पहले 15-15 करोड़ होता था, आज वो नहीं है। 11 महीने का भी एक साथ निपटाए तो 50-55 करोड़ में अपना सबका हिसाब साफ हो सकता है, कम से कम ग्रेचुटी और ईएल का। पर नियत नहीं है। ये 50-55 करोड़ बहुत बड़ी बात नहीं है इतने बड़े उद्योग के लिए। सरकार से लो, हमारे दे सकते हैं, पर ये देना नहीं चाहते। आप पूछोगे क्यों नहीं देना चाहते? राजस्थान का हाईकोर्ट का फैसला है, देरी से भुगतान किया 6% ब्याज, तो आज अपनी मांग में भी है ना, ब्याज का भुगतान करो। नारे लगाए ना आपने, हमने लगाए थे नहीं लगाए थे? लगाए थे ना, ब्याज का भुगतान करो। क्यों? इन्होंने टाइम से पैसा नहीं दिया, 5 साल बाद पैसा दिया, 6 साल बाद पैसा दिया।
ब्याज का भुगतान करो। तो हाई कोर्ट में इन्होंने लिख के दे दिया साहब हमारे पास अभी तो उनका ग्रेच्युटी का ही भुगतान नहीं किया, ये पूरा हो जाएगा तब हम वरिष्ठता से ब्याज का भुगतान करेंगे। तो वो पूरा देव मत तो ब्याज देने की नौबत नहीं आएगी। ये खेल है, ये षड्यंत्र है, ये ऐसे साहब की गणित है। हमको ब्याज का भुगतान नहीं हो इसलिए सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान रोक के रखो, ये जानबूझ के रोका जा रहा है। हम आज ये कहना चाहते हैं हमारा भुगतान 11 महीने का हो गया। पिछली बार एमडी साहब से हम मिले थे, एफए साहब से मिले थे 8 फरवरी को, तब उन्होंने कहा था, हमने कहा साहब 2 महीने का वेतन गया, 2 महीने की पेंशन गई, तो ये रिटायरमेंट का पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? बोले अब के 2 महीने का रिटायर का पेमेंट भी कर देंगे पेंशन के साथ। पर पेंशन 3 महीने की बकाया हो गई और रिटायरमेंट का पेमेंट 11 महीनों का बकाया हो गया ग्रेच्युटी 11 महीने का, क्योंकि ये 1 महीने का 1 महीने नहीं कर रहे थे ईमानदारी से। आज हम मांग करते हैं 11 महीने के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान, 3 महीने की ग्रेच्युटी का भुगतान और 2 महीने के वेतन का भुगतान, ये सारे एक मुश्त इस महीने के अंदर करिए और उसके बाद हर महीने 1 महीने की पेंशन, 1 महीने का वेतन और 1 महीने का ग्रेच्युटी का भुगतान एक साथ करने की परंपरा डालिए। ये सबसे बड़ी मांग आज हम लेके चलते हैं ताकि ये भेदभाव खत्म हो जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के नाइट आउट डे आउट का पैसा जो चालकों परिचालकों को मिलता है 4 डिपो में देके बंद कर दिया, हर जगह झांसे पट्टी। सुप्रीम कोर्ट में ये कहना चाहते हैं साहब हमारी नीयत तो देने की है पर दे नहीं पा रहे हैं, तो 4 डिपो को देके बंद क्यों किया भाई? अभी आपने देखा होगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उसकी, हेड ऑफिस की पेंशन दे दी, बहुत बढ़िया बात है, चलो आता जाए निमटता जाए। भाई आपका 10 रुपये आगे 10 रुपये का बोरा चुका दिया, चलो 1 बोरा कम हुआ। अब गलत नहीं है पर तरीका आपका गलत है एफए साहब। आपने प्रायोरिटी किस हिसाब से ABCD से चुनी या किस हिसाब से चुनी? आप ये सवाल शंका करता है लोगों के दिलों। लोग रात दिन हमको फोन कर रहे हैं केवल हेड ऑफिस को क्यों? हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं भाई इतना ही पैसा आया 2-2.5 करोड़ का, 2-2.5 करोड़, तो साहब हेड ऑफिस ही क्यों? ये सवाल और पूछते हैं। हेड ऑफिस की प्रायोरिटी का क्या कारण, क्या जवाब है हमारे पास? इसलिए मेहरबानी करके ये भेदभाव, ये फूट डालने की नीतियाँ बंद कीजिए। OPS का सवाल बता दिया यादव साहब ने। हम कहते हैं अगर ब्याज ही लेना तो उस रेट से लो जिसका GPF का ब्याज हो, और फिर उस रेट से पेंशन तो जब कर्मचारी रिटायर हुआ था पेंशन अप्रैल 23 से देंगे। वो जो CPF की पेंशन है उसके विकल्प में इनका 6 लाख खर्च नहीं होता, 26 जगह डिक्लेरेशन देना है। कई कंपनियों के हम इनको सर्टिफिकेट ला के बताए, हम खुद मिले MD साहब से 13 इसको मार्च को, सब बताए, और उसके बावजूद इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी EPFO को। ये क्या तरीका है यार? EPFO तो जवाब नहीं देगा। आप मैनेजमेंट हो, आपके कर्मचारी का पूरे वेतन पे पेंशन का फार्म भरना चाहता है वो EPS का, तो फिर उसका फार्म जमा हो जाए बिना बाधा के, ये आपकी ड्यूटी बनती है। कानूनी रूप से भी आप ट्रस्ट चला रहे हो, आप सूट लेके बैठे हो, उनसे ट्रस्ट चलाते हो, तो ट्रस्ट की तरफ से सर्टिफिकेट दो कि इनका पूरी नौकरी में पूरे वेतन पे CPF का अनुदान जाता रहे। इसमें क्या दिक्कत है? कौन सा रुपया पर रुपया खर्च नहीं हो रहा, तो भी यहाँ के खास करके वित्त विभाग की मैं करना चाहता हूँ। MD के निर्देश नहीं मानते। हमारी बात हुई, MD कह रहा पेंशन रूल अपडेट करो। आप में से कई लोग होंगे जिनको प्रोविडेंट पेंशन के नाम पे पेंशन नहीं दी जा रही, उनकी रिकवरी बता के, केस बता के, कोई खास करके कंडक्टर हो गए, बेबी खो गया, फलाना खो गया, 60 हज़ार की रिकवरी, 50 हज़ार की रिकवरी, और पूरी 10 लाख की पेंशन रोक रखी, 20 लाख की पेंशन रोकी, ये ग्रेच्युटी रोक दी, और पेंशन दे रहे रुपये में 12। कानून ये कहता है सरकार का पेंशन 100% मिलनी चाहिए, और यहाँ के जो पेंशन के अधिकारी हैं वो कुंडली मार के बैठे हुए मैं करूँगा जो ही होगा। और एफए साहब के दम नहीं, एफए साहब या तो समझते नहीं या उनके नीचे वाले स्टाफ को कहने की हिम्मत नहीं रखते, वो उसको सही करा नहीं सकते। लोगों का ग्रेच्युटी का ऑर्डर है, आधी ग्रेच्युटी दे दो, केस है तो भी MD के दस्तखत है, नथमल साहब डिडेल साहब के दस्तखत है, पुराने के भी नहीं है। पेंशन 100% होनी चाहिए, इसमें पुराने वाले CMD साहब के दस्तखत है। उन दस्तखतों को भी रद्दी की टोकरी में डाल रखा है एफए साहब ने। हमने CMD साहब को, MD साहब को कहा सब आपके दस्तखत हैं, तो फाइल में बंद है। वर्कर का कितने लोगों की राजस्थान में ग्रेच्युटी का भुगतान शुरू किया, किसी के खिलाफ 50 हज़ार है, किसी के खिलाफ 60 हज़ार है, हो जाती है रिकवरी। तो 50 हज़ार 60 हज़ार के पीछे पूरा ही घर जब्त कर लोगे क्या?
पूरी ग्रेचुटी जब्त कर लोगे क्या? कौन सा नियम है? पर ये तो लाठी के जोर से सत्ता कराना चाहते हैं, बेईमानी के जोर से सत्ता चलाना चाहते हैं। और भी कई सवाल है, यह मांग पत्र पढ़ूंगा। 9 सूत्री मांगे हमने बनाई है, जिसमें जो CPF ये अपने पेंशनर्स उनका जो 7वें वेतन आयोग में फिक्सेशन किया है, उसमें एरियर नहीं दिया 1-2 महीने का, उनकी पेंशन ही गलत फिक्स की है। पे मैट्रिक्स पे पेंशन फिक्सेशन होके फिर पेंशन 7वें वेतन आयोग में जाए तो एक वर्कर का 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का, जैसा मुझे बताया गया है, वो फायदा एक पेंशनर को हो सकता है। तो हमारे 6000 पेंशनर रोडवेज के, उनका पेंशन की गणना 7वें वेतनमान मिला के 2.57 से गुणा करिए। ये गलत है। जो राज्य सरकार के नियम है उसके मुताबिक पहले उसका पे मैट्रिक्स के आधार पर फिक्सेशन करो, उसके बाद पेंशन में फिक्सेशन करो, इस प्रक्रिया को लागू जाए। ये सवाल भी हमने उठाया। और भी कई सवाल है, आपको ज्ञापन शाखाओं में भेज दिया था, शाखाओं के नेतृत्व वाले साथियों के पास है। हम अभी 2:30 बजे MD साहब से बात करेंगे, डेलीगेशन मिलने जाएगा आपसे ये भाषण खत्म होने के बाद। हम पूरा जोर लगाएंगे, पर साथियों आप निश्चित मान के चलो, केवल हमारे नारे देने से, केवल हमारे बात करने से ये मांगे मंजूर नहीं होती। जो वहाँ हरगोविंद शर्मा बोलता है, जो वहाँ आनंद चौधरी बोलता है, जो वहाँ MLA अरुण साहब बोलते हैं, जो वहाँ धर्मवीर जी बोलते हैं, उस आवाज़ में दम आपका होता है, उस आवाज़ में आपकी ताकत का दम होता है। आप लंबे संघर्ष के लिए तैयार आपको होना पड़ेगा। हमने वादा किया था जनवरी की प्रदेश कार्यसमिति की मीटिंग में कि 29 और 30 अप्रैल को सीकर अधिवेशन में जाने से पहले एक प्रदेश स्तर का प्रोग्राम हम देंगे। वो परिस्थितियों का हम इंतजार कर रहे थे। हम महसूस करते हैं आज परिस्थितियाँ परिपक्व होगी। आज संयुक्त मोर्चा भी बहुत गहराई से विचार कर रहा है। यदि हम सारे प्रोग्राम एक साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, एसोसिएशन एक अलग संगठन है, पर स्थायी मोर्चे का भी, उसका संयुक्त मोर्चे का भी स्थायी घटक है, इसलिए उसके अनुशासन को भी हमको मानना पड़ेगा। वो प्रोग्राम देगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से उन कार्यक्रमों को आपको सफल बनाना होगा। ये भी हमारी है। इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 2-3 नारे लगा करके, और मेरे बाद हमारे अध्यक्ष भी वो भी आपको संबोधित करेंगे। मांगों के बारे में तो आप ज्ञापन पढ़ लेना, पर ये मैनेजमेंट का भी रवैया, राज्य सरकार का तो रवैया है ही नकारात्मक, पर मैनेजमेंट का कागज लिख के देने के बाद, अफसरों को निर्देश देने के बाद लागू नहीं हो तो संदेह होता है या तो MD साहब ने सही मन से कहा नहीं। ये कई बार होता है ना, वो 2 चाय लाना यूँ कर देते हैं, करते ना, वो समझ जाता है दुकान वाला, फिर चाय लेके नहीं जानी। तो MD साहब कहीं ऐसे कहा हो क्या आपने, भाई ये काम कर देना ऐसे साहब, वैसे वो करना ही नहीं, ऐसे अगर हाथ हिला दिया होगा तो हम ये पूछेंगे, भाई आपने सही में कहा था कि हमको केवल सुनाने के लिए कहा? ये हम पूछ लेंगे उनसे, बात सामने आ जाएगी। सही में कहा था तो अब आगे देखेंगे। तो ये समय मैं नारे लगाते हुए स्थान ग्रहण करने की इजाज़त चाहूँगा। समय की भी पाबंदी है। इनकलाब जिंदाबाद, अभी तल्ली अंगड़ाई है, अभी तल्ली अंगड़ाई है, दुनिया के मेहनत कशो। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया। अब साथियों, अभी आपने हरगोविंद